हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम यूपी पीसीएस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। और आज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे 2015 में जो पेपर हुआ था उसे सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है 2010 या 2012 तक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये 10-12 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अगर आप लोग सॉल्व कर लेते हैं, हल कर लेते हैं, तो आप मान के चलिए कि ठीक ठाक क्वेश्चंस आप लोगों के तैयार हो जाएंगे। एग्ज़ाम का एक अच्छा खासा पैटर्न जो है आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है, कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करते हैं तो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो कोशिश करिएगा कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए गए हैं उनको ज़रूर देख लें एक बार। और इसका एक प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है जहाँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्लेलिस्ट में जाकर के आप किसी भी ईयर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है अगर उसे सॉल्व करना चाहते हैं तो मिल जाएगा वहाँ पे। और वीडियो से रिलेटेड अगर कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अपना फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें, जिससे ये पता चलता रहे कि हाँ, आप लोगों को वीडियो कैसे पसंद आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, या फिर इसे और क्या चाहते हैं। तो आप लोग जो है अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है। 2016 का जो हम लोग इसके पहले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे उसमें भी सेम क्वेश्चन था, लेकिन उसमें अघन्या करके दिया था। इसमें जो है दिया है कि कौन सी मूल्यवान जो जीव है वो समझी जाती थी, ठीक है, मूल्यवान संपत्ति समझी जाती थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गाय को। देखिए वैदिक काल में आर्यों की जो आर्थिक स्थिति का मूलाधार हुआ करता था वो पशुधन अर्थात गाय को मुद्रा की भांति समझा जाता था। और जो अधिकांश बहुत सी लड़ाइयाँ होती थी वो गाय को लेकर के वही की जाती थी। इन्हें अघन्या अर्थात न मारे जाने योग्य जीव के रूप में भी इंडिकेट किया गया था। और ऐसा भी मिलता है, ऋग्वेद में जिक्र मिलता है कि अगर गाय को कोई मारता था तो उसे देश निकाला की सज़ा भी दी जाती थी। गाय उस समय बहुत ही इम्पोर्टेंट हुआ करती थी, ठीक है। और गाय की अगर हत्या कोई करता था तो उसे मृत्युदंड, यहाँ तक कि अगर मृत्युदंड नहीं तो देश निकाला की सज़ा दी जाती थी, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं किसके? वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के, या फिर सूत्रों के? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यह पुराणों के संकेतक हैं। देखिए अमरकोश आदि जो प्राचीन ग्रंथ हैं, पुराणों के 5 लक्षण उसमें माने गए हैं। सर्ग जो सृष्टि है, प्रतिसर्ग अर्थात प्रलय या पुनर्जन्म है, वंश देवता व ऋषि की जो सूचियाँ दी गई थी, मनवंतर जो 14 मनु के कालों का जिसमें वर्णन किया गया है, और वंशानुचरित जिसमें सूर्य चंद्र वंशीय चरित्रों का उल्लेख किया गया है। सर्ग में पंच महाभूत, इंद्रियगण, बुद्धि आदि तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। प्रतिसर्ग में संपूर्ण चराचर जगत के निर्माण का वर्णन मिलता है। और वंश में सूर्य चंद्र आदि वंशों का वर्णन किया गया है। मनवंतर में मनु, मनु के पुत्र सप्तऋषि, इंद्र और भगवान जो भगवान हुआ करते थे उनके अवतारों का उल्लेख जो है वो आपके किया गया है किसमें? वो किया गया है मनवंतर में। वंशानुचरित्र जो है इसमें प्रतिवंश के प्रसिद्ध पुरुषों का वर्णन जो है वो वंशानुचरित्र में मिलता है। और बात करें अगर पुराणों की तो इनकी संख्या कुल 18 मिलती है, जिसके रचयिता लोमहर्ष ऋषि या फिर उनके जो पुत्र थे उग्रश्रवा, इनको माना जाता है, ठीक है, जो पुराण है इनके रचयिता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। अशोक, अशोक की अगर बात करें, अशोक द्वारा जो है प्रियदस्ती की उपाधि धारण की गई थी। अशोक ने प्रियदस्ती की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त की अगर हम बात करें, समुद्रगुप्त द्वारा पराक्रमांक की उपाधि धारण की गई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने, स्कंदगुप्त ने क्रमादित्य और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका 2 1 4 3 ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए अशोक द्वारा प्रियदर्शिनी या देवनाम प्रियदस्ती की उपाधि धारण की गई थी। समुद्रगुप्त द्वारा पराक्रमांक की, चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्रमादित्य की, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, और स्कंदगुप्त ने क्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगर हम बात करें अशोक के ज़्यादातर जो अभिलेख हैं उसे इस समय देवनाम प्रियदस्ती के रूप में इंडिकेट किया गया है। अशोक के कुछ ही ऐसे अभिलेख हैं जिसमें इसके नामों का उल्लेख मिलता है, जैसे मास्की, गुर्जरा, नितूर, उदयगोलम। अशोक के 4 ऐसे अभिलेख हैं जहाँ पे अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है। अन्य सभी अभिलेखों में अशोक को देवनाम प्रियदस्ती के रूप में इंडिकेट किया गया है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? निर्याकस, आनासेक्रेटस, डायमेकस या फिर अरिस्टोबुलस? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डायमेकस जो है यह अशोक के या कह सकते हैं कि सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। कार्टियस, डियोडोरस, एरियन, जस्टिन हो गया, प्लूटार्क, निर्याकस, आनासेक्रेटस और अरिस्टोबुलस, ये सभी यूनानी इतिहासकार थे जो सिकंदर के साथ भारत आक्रमण जब हुआ था उस समय आए थे। जबकि बात करेगा डायमेकस की, यह सीरिया का राजदूत था जो बिंदुसार के समय में भारत आया था। ठीक है, डायमेकस सीरिया का राजदूत था और यह बिंदुसार के समय भारत आया था। अन्य जो सभी हैं वो सभी जो है क्या है, सभी यूनानी राजदूत हैं और यह सभी जो है सिकंदर के साथ भारत आए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? लाइफ ऑफ वेनसियान, हुईलुई, द नेचुरल हिस्ट्री टॉलमी, हिस्टोरिका फिलिपकिल, पॉम्पेइंग ट्रोगस और द हिस्ट्री हेरेडोटस। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द नेचुरल हिस्ट्री टॉलमी आपका गलत है। द नेचुरल हिस्ट्री की बात करें, प्लिनी एक रोमन लेखक, प्रकृतिवादी दार्शनिक और सेनानायक था। द नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना इसी के द्वारा की गई थी। ठीक है, प्लिनी द्वारा। और इसमें क्या दिया है, टॉलमी दिया है, जबकि गलत है। ठीक है, द नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना जो है प्लिनी द्वारा की गई थी। अन्य जो विकल्प दिए गए हैं वो आपके सभी सही हैं। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का जो 7वां अंग था वह किसे माना गया था? राज्य के 7वां अंग मित्र को माना गया था। और राज्य के सप्तांग सिद्धांत का जो वर्णन किया गया था या सिद्धांत जो दिया गया था वह चाणक्य के द्वारा दिया गया था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया गया है, जिसमें माना जाता है कि राज्य के जो 7 अंग होते हैं उसमें स्वामी अर्थात राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र, यह राज्य के 7 अंग हैं। और इन अपने जो 7 अंगों पर जो राजा कंट्रोल करता है वो लंबे समय तक अपने साम्राज्य पर शासन करता है और वहाँ का जो शासन व्यवस्था है वो अच्छे से सुचारू रूप से चलाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दक्षिण भारत के पोलिंगार कौन थे? साधारण जमींदार, महाजन, क्षेत्रीय प्रशासकी और सैन्य नियंत्रक या फिर नौ धनाढ़ व्यापारी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दक्षिण भारत के जो पोलिंगार थे, क्षेत्रीय प्रशासकी और सैन्य नियंत्रणक जो हुआ करते थे उन्हें पोलिंगार कहा जाता था। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। देखिए, पोलिंगार अथवा पलैयाकार यह 16वीं से लेकर के 18वीं शताब्दी के मध्य तक विजयनगर साम्राज्य के प्रांतीय प्रशासक व सेनानायक होते थे। प्रशासनिक सुधारों में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसने हिरण्य गर्भ धार्मिक कार्य कराया था? मयूर शर्मन, हरिचंद्र, दंती दुर्ग या फिर हर्ष? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दंती दुर्ग। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंती वर्मन या दंती दुर्ग था, जिसे 8वीं शताब्दी के मध्य 752 ईस्वी में चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को पराजित करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने और अपनी राजधानी को मान्यखेत अथवा मालखेत बनाने के लिए जाना जाता है। दंती दुर्ग ने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ नामक महायज्ञ किया था। ठीक है, उज्जैनी में हिरण्यगर्भ नामक महायज्ञ जो किया गया था वह दंती दुर्ग द्वारा ही किया गया था, जिसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध 1527, घाघरा का 1529 और चंदेरी का युद्ध जो है 1530। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चंदेरी का युद्ध जो है वो 1528 में हुआ था। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच में, जिसमें बाबर ने मेदिनी राय को पूरी तरह से पराजित किया था। ठीक है, इसमें जो है मेदिनी राय बाबर से पराजित हुए थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को अल्मीडा, विलियम हॉकिंस या फिर हेनरी द नेविगेटर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। देखिए, 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस अंग्रेजी कंपनी का प्रतिनिधि बन के व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने के लिए मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आया था और जहांगीर ने उसे 400 का मनसब दिया था। इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। क्यों? क्योंकि वह इंग्लिश को छोड़ करके अन्य जो अरबी फारसी भाषाएं हैं उनका बहुत अच्छा ज्ञाता था, उनके बारे में वो बहुत अच्छा नॉलेज रखता था और यही वजह है कि जहांगीर ने उसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी, 400 का मनसब दिया था। लेकिन यहाँ पे ये बात याद रखने वाली है कि जहांगीर ने इस समय इसे जो है कंपनी स्थापित या व्यापार
करने की या कंपनी स्थापित करने की जो इजाज़त है वह नहीं दी थी। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निर्माण अकबर, निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? दिल्ली का लाल किला, आगरा का लाल किला, इलाहाबाद का किला या फिर लाहौर का किला? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। दिल्ली के लाल किले का निर्माण जो है शाहजहां द्वारा कराया गया था 1648 ईस्वी में, 1648 ईस्वी में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? जीनत महल, नाना साहेब, हजरत महल या फिर तात्या टोपे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हजरत महल द्वारा जो है आपके लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। ये भी क्वेश्चन जो है देखिए सीधे सीधे रिपीट हुआ है। 1857 में विद्रोह का नेतृत्व की अगर हम बात करें तो 4 जून 1857 को हुआ था। कहाँ पे? लखनऊ में। ठीक है, और इसका जो नेतृत्व है बेगम हजरत महल ने किया था अपने अल्पवयस्क पुत्र वीरजीत कादिर को लेकर के, और उस समय जो है इन्होंने लखनऊ का इन्हें नवाब बना दिया था। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखिएगा कि 4 जून 1857 को जो विद्रोह है वो लखनऊ में फैल गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1924 का बंगाल का जो तारकेश्वर आंदोलन है निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध था? 1924 बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध, हिंसा के विरुद्ध, राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी के विरुद्ध या फिर सांप्रदायिकता के विरुद्ध? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 1924 का बंगाल का जो तारकेश्वर आंदोलन है वो मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। देखिए 1924 में बंगाल के तारकेश्वर आंदोलन का जो संबंध था मंदिरों में व्याप्त भ्रष्टाचार से था। इस आंदोलन को चित्तरंजन दास ने समर्थन दिया था। चित्तरंजन दास द्वारा इस आंदोलन को समर्थन दिया गया था। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। सौमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या था? भारतीय बोलशेविक दल, क्रांतिकारी साम्यवादी दल, बोलशेविक लेनिनिस्ट दल या फिर अलीवादी लोकतांत्रिक दल? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रांतिकारी साम्यवादी दल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है सौमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए सौमेंद्रनाथ टैगोर या 1934 ईस्वी में क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना इनके द्वारा किया गया था, जबकि भारतीय बोलशेविक दल की जो स्थापना है 1939 में बंगाल के मजदूर नेता एच दत्ता मजुमदार ने की थी। ठीक है, किसकी स्थापना? भारतीय बोलशेविक दल की स्थापना जो है 1939 में, इसकी स्थापना बंगाल में एच दत्तू मजुमदार ने की थी। अजीत राय, सीसी राय और विश्वनाथ दुबे ने इनकी सहायता की थी इसकी स्थापना में। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष बनाया था? कलकत्ता अधिवेशन 1917, गया अधिवेशन 1922, इलाहाबाद अधिवेशन 1921 या फिर लखनऊ अधिवेशन 1916? इसका देखिए जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। जो कलकत्ता अधिवेशन 1917 हुआ था, एनी बेसेंट द्वारा जिसकी अध्यक्षता की गई थी, इसमें पहली बार किसी महिला अध्यक्ष को नामित किया गया था। ठीक है, इसमें पहली बार किसी महिला अध्यक्ष को नामित किया गया था और यह अधिवेशन जो है कलकत्ता में हुआ था। और अगर यह बात करें कि भारत में पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो वह सरोजनी नायडू थे, भारतीय महिला अध्यक्ष, जो 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन की इनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता इनके द्वारा की गई थी। लेकिन इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कलकत्ता अधिवेशन 1917, एनी बेसेंट। लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख, महादेव गोविंद रानाडे, ज्योतिबा फुले या फिर बाल गंगाधर तिलक? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। गोपाल हरि देशमुख का जो निक नेम था वो लोक हितवादी था। इन्हें लोक हितवादी के नाम से लोग संबोधित करते थे। देखिए महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख जो 1823 से लेकर के 1892 ईस्वी तक सक्रिय रहे और लोक हितवादी नामक उपनाम से इन्हें जाना जाता था। पेशे की दृष्टि से न्यायाधीश गोपाल हरि देशमुख जो है 1880 ईस्वी में गवर्निंग जनरल की काउंसिल के सदस्य भी रहे थे और इनके जो लेख थे शतपत्रे नाम से प्रकाशित हुआ करते थे। ठीक है, शतपत्रे नाम से यह जो है अपना लेख प्रकाशित करते थे। सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कामागाटा मारू जो है वो क्या था? एक औद्योगिक केंद्र, एक बंदरगाह, एक जहाज या फिर सेना की टुकड़ी? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। कामागाटा मारू जो है यह एक जहाज था। देखिए मार्च 1914 को 376 यात्रियों के साथ कामागाटा मारू जापानी जहाज को, ये भी याद रखिएगा यह जो जहाज है जापानी जहाज थे। ठीक है, इसको लेकर के गुरुदत्त सिंह वैंकूवर कनाडा के तट पर पहुंचे थे, लेकिन कनाडा में प्रवेश करने से वहाँ की सरकार ने मना कर दिया था। ठीक है, कि इन लोगों को जो है यह सीधे वहाँ उस समय प्रावधान ये था कि जो सीधे भारत से कनाडा में नहीं आते थे
उनका प्रवेश कनाडा में वर्जित था, ठीक है। और इसीलिए जो है इन लोगों को कनाडा में नहीं जाने दिया गया था। और इसके बाद क्या हुआ कि यह जो है कनाडा से वापस बजबज नामक बंदरगाह जो आपके भारत में है कोलकाता के पास, यहाँ पर पहुँचे। यहाँ पर तलाशी हुई और कुछ जो उस समय पुलिस थे और यहाँ की इसमें जो सवार लोग थे, इन लोगों के बीच में संघर्ष हुआ, जिसके बाद 18 लोग मारे गए और लगभग 25 यात्री घायल हो गए थे, ठीक है, जिस कारण बहुत ज़्यादा चर्चा में था। तो याद रखिएगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसकी ने किया था? सर पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेवेल या फिर सर जॉन साइमन। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था उसका नेतृत्व सर पैथिक लॉरेंस द्वारा किया गया था और इन्हें छोड़कर के दो और सदस्य थे, ए बी अलेक्जेंडर। पैथिक लॉरेंस थे जो इसके अध्यक्ष थे, ए बी अलेक्जेंडर और एक लोग थे, ठीक है, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए बी अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे और पैथिक लॉरेंस जो है इसके अध्यक्ष थे। देखिए 14 मार्च 1946 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा किया था कि भारत को स्वतंत्रता पाने का अधिकार है और इसके लिए उन्होंने कैबिनेट मिशन भारत भेजा था, जिसमें 3 सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए बी अलेक्जेंडर, जिसकी अध्यक्षता पैथिक लॉरेंस द्वारा की गई थी। अध्यक्षता पैथिक लॉरेंस द्वारा की गई थी। और यह जो मिशन है अर्थात कैबिनेट मिशन, यह 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था। याद रखिएगा इसका जो गठन हुआ था वह 14 मार्च 1946 को हुआ था और यह जो दिल्ली पहुंचा था वह 24 मार्च 1946 को पहुंचा था, मतलब 10 दिनों के बाद यह दिल्ली पहुंच गया था। और इसमें प्रावधान क्या था? इसमें कहा गया था कि भारत में तत्काल एक अंतरिम सरकार की स्थापना तथा संविधान सभा के गठन का व संविधान निर्माण के लिए एक योजना प्रस्तुत करने की जो सिफारिश है वह इसके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन। 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे था? सांप्रदायिक संप्रदाय से, डोमिनियन स्टेट से, श्रमिक नेताओं से या फिर अस्पृश्यता से। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का जो संबंध था वो डोमिनियन स्टेट का जो भारत को दर्जा देने की बात की गई थी उसी से इसका संबंध था। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? चर्चिल ने, इटली ने, माउंटबेटन ने या फिर साइमन ने। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, माउंटबेटन ने। देखिए लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था। और ऐसा क्यों कहा गया था? देखिए कलकत्ता वाले क्षेत्र में, बंगाल वाले क्षेत्र में जब आज़ादी के समय जब ये हुआ था कि भारत के 2 भागों में विभाजन किया जाएगा और उस समय जो क्या कहते हैं एक सरकार का जो गठन किया गया था अल्पकालिक सरकार का, उसमें मुस्लिम लीग को भी नेतृत्व दिया गया था। तो जो मुस्लिम कम्युनिटी या कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वह जिस क्षेत्र में भी रहते थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा हिंसा कर रहे थे, जिससे कि भारत को विभाजित करके पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया जाए और भारत से अलग पाकिस्तान एक राज्य जो है या कह सकते हैं कि एक देश जो है वह बना दिया जाए। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हिंसा भड़क गई थी जिससे हिंदू मुस्लिम कत्लेआम हो रहा था और उसको रोकने के लिए महात्मा गांधी अकेले चले गए थे, जिस कारण कहाँ पे? नोआखली में, जिस कारण जो है माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मणिकरण या कुछ गर्म जल के स्रोत है, यह हिमाचल प्रदेश में, ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर में है, अनहोनी है मध्य प्रदेश में और तप्ता पानी है उड़ीसा में। इसमें पूछा है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर में नहीं है, मणिकरण गर्म जल का स्रोत हिमाचल प्रदेश में है। देखिए ज्वालामुखी गर्म जल के स्रोत हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के पास में स्थित है, ठीक है। ज्वालामुखी हो गया, यह भी आपके कहाँ पे है? धर्मशाला में। अन्य सभी विकल्प आपके सही, जैसे मणिकरण हो गया, ज्वालामुखी, ये दोनों हिमाचल प्रदेश में है, अनहोनी है मध्य प्रदेश में और तप्ता पानी है उड़ीसा में, ठीक है। और यह जो है गर्म जल की स्रोत है, ऑप्शन भी सही हो जाएगा इसका। दूधगंगा नदी निम्न में से किस में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में या फिर पश्चिम बंगाल में। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूधगंगा नदी जो है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक। और यह जो है किस नदी पे है? यह कश्मीर में स्थित है, जो कि चिनाब की सहायक नदी पे यह स्थित है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ झीलें दी गई हैं और उनकी अवस्थिति दी गई है। अष्टामोडी की अगर हम बात करें, यह कहाँ पे है? अष्टामोडी झील जो है केरल में है, पुलिकट झील है तमिलनाडु में,
रूपकुंड जो है यह हरियाणा में है, सूरजकुंड है उत्तराखंड में। एक सेकेंड, रूपकुंड उत्तराखंड में, सूरजकुंड हरियाणा में, ठीक है। देखिए, अष्टामुडी केरल में है, पुलिकट तमिलनाडु में, रूपकुंड उत्तराखंड में, सूरजकुंड हरियाणा में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 3 4 1, 2 3 4 1। निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? सरहिंद नहर, एडन नहर, और आपका जो विष्ट नहर दोआब है, या फिर ईस्टर्न ग्रे नहर। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडन नहर का जो निर्माण है वह दामोदर नदी पर किया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए, एडन नहर पश्चिम बंगाल की प्रमुख नहर है और यह 65 किलोमीटर लंबी है। 1938 में दामोदर नदी से इसे निकाला गया था। 1938 में दामोदर नदी से निकाला गया था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? भीतरकनिका, सुंदरवन, गाहिर माथा, या फिर मागर की खाड़ी। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। देखिए, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मन्नार की खाड़ी यह तमिलनाडु राज्य के समनाथपुरम जिले में मन्नार की खाड़ी में स्थित है। और इसकी अगर हम बात करें, इसका कुल क्षेत्रफल जो है 6.23 वर्ग किलोमीटर है और इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। और यह द्वीपों पर आधारित राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर में है? फुलहर झील, कोलेरू झील, आंचल झील, या फिर हमीरसर झील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंचल झील जो है यह जम्मू कश्मीर में है। फुलहर झील की बात करें यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कोलेरू है, कोलेरू की अगर हम बात करें तो यह जो है आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। हमीरसर झील जो है यह आपके कहाँ पे है? गुजरात में है। और एक सेकेंड, आंचल झील जो है यह आपके जम्मू कश्मीर में, और हमीरसर झील जो है यह गुजरात में। ठीक, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखिएगा, फुलहर झील उत्तर प्रदेश, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, आंचल झील जो है जम्मू कश्मीर, और हमीरसर हमीरसर झील जो है यह आपके गुजरात में है। मानसून वन मिट्टी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको हम लोग देखेंगे। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं, इसका जो वजह है वो क्या है? लाइसिन के कारण, एमाइलेज के कारण, शर्करा, या फिर तेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एमाइलेज के कारण जो है यह चावल पकाने पर लंबे हो जाते हैं। ऑप्शन बी सही है। देखिए, बासमती चावल में पाए जाने वाले एमाइलेज नामक तत्व के कारण यह पकाने पर लंबे हो जाते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है? इडेफिक, क्लाइमेटिक, बायोटिक, या टोपोग्राफी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इडेफिक। इसका संबंध जो है मृदा से है। देखिए, इडेफिक मृदा की एक प्रकृति है और पौधे के उत्पादन संबंधी मृदा के गुणों का अध्ययन इडेफिक के अंतर्गत ही किया जाता है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत की निम्न मिट्टियों में कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण किसका निर्माण हुआ है? जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट, लाल, या फिर रेगुड़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेगुड़ या काली मिट्टी का जो निर्माण है बेसाल्टिक लावा चट्टानों की अपक्षय या पर्दन के द्वारा जो है इसका निर्माण हुआ है। और यह मुख्य रूप से जो आपका महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर यह पाया जाता है मुख्य रूप से। ठीक है, देखिए यह जो है रेगुड़ मिट्टी है और यह मुख्य रूप से इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की बहुलता होती है। इस मिट्टी का जो काला रंग है इसमें रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। टिटैनिफेरस मैग्नेटाइट, टिटैनिफेरस मैग्नेटाइट जीवाश्म की उपस्थिति के कारण जो है इसका रंग क्या होता है? काला होता है। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका रेगुड़ मिट्टी। निम्नलिखित राज्यों की मत्स्य उत्पादन का सही अवरोही क्रम क्या है? गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, या फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल। इसका जो सही आंसर है वर्तमान समय में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, दोनों सभी गलत है क्योंकि उस समय ऑप्शन सी इसका सही था, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु। लेकिन वर्तमान समय में मत्स्य उत्पादन की अगर हम बात करें तो वो चेंज हो गया। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? रत्नागिरी, जयपुर, सुंदरगढ़, या फिर बैलाडीला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैलाडीला। और बैलाडीला खान की अगर हम बात करें यह छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। सही आंसर है आपका ऑप्शन डी। निम्न में से किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है? असम में, जम्मू कश्मीर में, छत्तीसगढ़ में, या फिर पश्चिम बंगाल में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन सी सही है, छत्तीसगढ़। निम्न कालों में से किसे प्रायः लघु हिमालय माना गया है? निम्न कालों में से किसे लघु हिमालय का काल जो है किसे माना गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 165 से 1665 से
एक सेकेंड, 1650 से 1870 एडी के काल को जो है लघु हिमालय का काल माना गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए फ्रांसिस मैथ्यूज ने लघु हिमालय का जो काल है वह 1350 से 1850 ईस्वी तक माना था, लेकिन नासा ने 1550 से 1850 ईस्वी तक इसे निर्धारित किया था। ठीक है, तो इससे मिलता जुलता जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता अर्थात अंडाकार कक्षीय मार्ग का होना, पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की तिर्यकता अर्थात पृथ्वी का झुकाव, विषुव आयन अर्थात पृथ्वी की सूर्य से अपसौर और उपसौर की स्थिति, या फिर सौर विकिरण ऊर्जा अर्थात सौर विकिरण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। देखिए विषुव आयन पृथ्वी की सौर से उपसौर और अपसौर की स्थिति, पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की तिर्यकता और पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रीयता इत्यादि जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है, लेकिन जो सौर विकिरण प्राप्ति होती है वह इससे संबंधित नहीं है। सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम होती है? शीतोष्ण कटिबंधीय वन की, उष्ण कटिबंधीय वन की, शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश की, या फिर उष्ण कटिबंधीय सवाना मैदान की। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। उष्ण कटिबंधीय सवाना मैदान की जो उत्पादकता है वो सबसे कम होती है। देखिए शीतोष्ण घास प्रदेश की जो औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता है वो 50 ग्राम प्रति मीटर प्रति वर्ष है। उष्ण कटिबंधीय वन की औसत प्राथमिक उत्पादकता जो है यह 2200 ग्राम के आसपास है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में है? कालाहारी, गोबी, चिहुआ, हुआन या फिर सहारा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में है और इस मरुस्थल का जो विस्तार है साउथ अफ्रीका के बोत्सवाना में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारे उपग्रह में मृदुजल की सबसे अधिक मात्रा नदियों में है, झीलों में है, महाद्वीप एवं पर्वतीय हिमनदों में है, या फिर भूमिगत जल में है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। जो हिमनदीय जमाव है यहाँ पे सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसमें मृदुजल का 68.7% से अधिक भाग जो है वह महाद्वीपी एवं पर्वतीय हिमनदी अर्थात जो हिम है, हिम पेटियाँ हैं उस रूप में पाई जाती हैं। 31% के आसपास जो है भूजल के रूप में है और 0.3% जल ही मात्र झील, झरने और नदियों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात टुगेला प्रपात, विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील है सुपीरियर झील, विश्व की सबसे ऊंची नवगम्य झील है टिटिकाका, विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है टंगानिका। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। विश्व का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो एंजल जलप्रपात है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, वही गलत है। देखिए विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो सुपीरियर झील है। विश्व की सबसे ऊंची नवगम्य झील है टिटिकाका। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है टंगानिका। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है। वेनेजुएला में स्थित जो एंजल जलप्रपात है यह विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है। ठीक, ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। और ये भी याद रखिएगा कि आप किस देश में है। ठीक है, निम्न झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? बैकाल झील, यूरॉन, विक्टोरिया या फिर विनिपेग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैकाल। बैकाल झील, और ये कहाँ पे है? यह आपके रूस में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ग्रैंड कुली या कोलंबिया नदी पे स्थित है, हुबर बांध है टेनेंसी नदी पे, नूरेक बांध है बक्श नदी पर, और कोहोरा या फिर कोबोरा बासा यह जो बांध है यह जाम्बेजी नदी पे है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। कोलोराडो नदी की अगर हम बात करें, कोलोराडो नदी ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और इस पर जो है डेविस, पाकेर, बोल्डर और हुबर बांधों का निर्माण किया गया है। टेनेंसी नदी ये भी अमेरिका में है और इस पर व्हीलर, विल्सन, नोरिस और चिकमांगा बांध का निर्माण किया गया है। सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। वायुमंडल के अधोलिखित मंडलों को उनके पृथ्वी के धरातल से बढ़ती दूरी के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तापीय मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, इन्हें क्रम से लगाना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, सबसे निचला मंडल जो क्षोभ मंडल है, उसके बाद आता है समताप मंडल, समताप मंडल दूसरे नंबर पे, तापीय मंडल जो है तीसरे नंबर पे, और मध्य मंडल जो है यह चौथे नंबर पे आता है। उसके बाद आपका बहिर्मंडल है। ठीक, सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए क्षोभ मंडल,
जिसकी ऊंचाई जो है 0 से लेकर के 12 किलोमीटर तक है। समताप मंडल की ऊंचाई 15 से लेकर के 50 किलोमीटर के क्षेत्र में जो है समताप मंडल पाया जाता है। मध्य मंडल जो है 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। तापीय मंडल जो है यह 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई पाया जाता है। और बहिरी मंडल जो है 640 किलोमीटर के ऊपर जो है यह पाया जाता है। सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 2, 3, 4 ए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कुछ उद्योग दिए गए हैं और उनका स्थान दिया गया है। जैसे कागज उद्योग के लिए ओंटेरियो फेमस है, सूती वस्त्र के लिए डेट्रॉयट, रासायनिक सामान के लिए टेक्सास और मोटर कार के लिए नगोया। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूती वस्त्र के लिए डेट्रॉयट, ये आपका जो है गलत है। बात करें अगर हम देखिए बात करें अगर डेट्रॉयट की, डेट्रॉयट जो है इसका संबंध सूती वस्त्र से नहीं है बल्कि यह ओसाका कोबे से संबंधित है। ओसाका कोबे से संबंधित है। जबकि अमेरिका में स्थित डेट्रॉयट कार उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, डेट्रॉयट जो है अमेरिका में है और यह कार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, सूती वस्त्र के लिए ओसाका है। ठीक, ओसाका, और यह कहाँ पे, जापान में है। कागज़ के लिए ओंटेरियो, सूती वस्त्र के लिए ओसाका, रासायनिक सामानों के लिए टेक्सास और मोटर कार के लिए नगोया। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका यह डेट्रॉयट का संबंध जो है मोटर कार के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है 2003 के अकॉर्डिंग? देखिए उस समय भी और इस समय भी चिली जो है इस मामले में पहले नंबर पे है। ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 की अवधि में देश की जनसंख्या वृद्धि दर का जो प्रतिशत था वह कितना था? 31.34, 17.70, 13.31 या फिर 23.85। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 17.70। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 2001 से 11 के बीच में जो जनसंख्या की वृद्धि दर थी वो 17.70% थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी थी? जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो कितनी है? 74%, 72.60%, 69.72% या फिर 70.62%। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें, ये कोई भी डाटा एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, कोई भी डाटा एक्यूरेट नहीं है। अगर इसमें हम बात करें, इसकी जो साक्षरता दर थी उत्तर प्रदेश की वह 67.7% थी, जिसमें पुरुष साक्षरता 77.3 और महिला साक्षरता 57.2% थी। ठीक है, लेकिन इसके निकटतम जो उत्तर माना गया था लोक सेवा आयोग द्वारा वह सी माना गया था। ठीक, लेकिन वैसे अगर बात करें इसका एक्यूरेट डेटा जो है वह 67.7% उत्तर प्रदेश का डाटा वो क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश का कुल जो है साक्षरता है, जिसमें पुरुष साक्षरता 77.3 है और महिला साक्षरता 57.2 है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या था? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंग अनुपात है वह कितना था? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 940, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 950, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 960 है। इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या थी 943 थी। कितनी थी? 943। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अर्थात कोई सा भी विकल्प सही नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 16.16%। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का अनुपात जो है भारत की कुल जनसंख्या का 16.16% है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चंस। भारत में लिखित संविधान है शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं के संकेतक है। भारत में लिखित संविधान है और शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का जो विकास है वो क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों विकल्प सही है लेकिन आगे की सही व्याख्या नहीं करता है। निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों से संबंधित नहीं है? देश की रक्षा करना, एक राष्ट्र की सेवा करना, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, ग्राम पंचायतों का गठन एवं उसकी सहायता करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना। देखिए इसमें अगर हम बात करें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ग्राम पंचायतों का गठन जिसका उल्लेख अनुच्छेद 40 में किया गया है, यह डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व में इसका उल्लेख किया गया। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और बात करें अगर हम मौलिक कर्तव्य की, तो इसका जो मौलिक कर्तव्यों की जो स्थापना है वो स्वरदार स्वर सिंह समिति की स्थापना पे
सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है इस संविधान में अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया था, जिसके तहत जो है 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और उसके बाद जो है एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था और उसे जो है 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं? विधि के समक्ष समता, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर धर्म प्रचार करने की स्वतंत्रता। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यह केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। देखिए मौलिक अधिकार के अंतर्गत कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, जिनकी अगर हम बात करें अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, यह मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, यह जो है विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, ठीक याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यह सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक मिलान करने के लिए पूछ लेता है या फिर वैसे ही जो है कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें भी दिया है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, यह मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राज्य विधानमंडल या क्षेत्रीय परिषद। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद। इसके संदर्भ में जो कानून बनाने का अधिकार है वो संसद के पास है। देखिए संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इन सूचियों का उल्लेख किया गया है। संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार, समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है, लेकिन मतभेद की स्थिति में जो केंद्र का कानून है वह प्रभावी होता है, ठीक है। तो और यह जो प्रावधान है अनुच्छेद 248 के तहत किया गया है कि तीनों सूचियों में वर्णित विषयों में इसके अतिरिक्त अगर कोई विषय है तो उस पर जो कानून है वो बनाने का अधिकार संसद के पास है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 248 में किया गया, ठीक है, कि तीनों सूचियों से अतिरिक्त जो विषय है उस पर कानून संसद द्वारा बनाया जाएगा। निम्न में कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? केंद्र तथा राज्यों की बीच शक्तियों का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, एकहरी नागरिकता या फिर स्वतंत्र न्यायपालिका। देखिए इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी, एकहरी नागरिकता। यह संसदीय विशेषता नहीं है। एकहरी नागरिकता की अगर हम बात करें तो इस संविधान का संघीय लक्षण नहीं है, क्योंकि संघात्मक राज्यों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है। केंद्र और राज्यों की शक्तियों का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सभी जो है आपकी संसदीय विशेषताएं या संघीय लक्षण है, लेकिन एकहरी नागरिकता या एकल देश का लक्षण है, ठीक है, या कह सकते हैं कि यह एकहरी लक्षण है, ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना की गई थी? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर उड़ीसा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था, जिसके बाद महाराष्ट्र में लोकायुक्त और लोक अधिनियम पद 1971 को लागू किया गया और इसके बाद महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बना था जहां पे इसे प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वह राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक है, और इसका जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 53 में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संसद में शामिल है लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा या फिर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। देखिए संविधान के अनुच्छेद 79 में भारतीय संसद बताया गया है कि भारतीय संसद जो है वह राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनेगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह निम्नलिखित में से कौन कार्य करता है? भारत के प्रधान न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष या फिर भारत के महान न्यायवादी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्य करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। उक्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष जो भी पहले हो तब तक बना रहता है। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही हैं, दोनों विकल्प जो है आपका सही है।
नेक्स्ट देखिए, संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा? अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 103, अनुच्छेद 100 या फिर अनुच्छेद 102? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 100। आर्टिकल 100 में यह प्रावधान किया गया है कि मत बराबर होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष का जो मत है वो निर्णायक होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत किया जाता है किसके द्वारा? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्वारा। आहूत मतलब यह बुलाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो करता है वह लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष। देखिए इसमें जो है अगर बात करें, अभी एक हाल ही में कोई एग्जाम हुआ था, उसमें एक प्रश्न पूछा था कि जो संयुक्त बैठक होता है उसमें लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अगर अनुपस्थित हो तो उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? और ऑप्शन दिया था इसमें राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का उपसभापति, या फिर और दिया था कि लोकसभा का जो वरिष्ठतम सदस्य है उसके द्वारा, और एक और दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके द्वारा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया था। इसका जो सही आंसर है, मान लीजिए लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो और संयुक्त बैठक आहूत किया जाता हो, उस समय जो उसकी अध्यक्षता करता है वह राज्यसभा का उपसभापति करता है। ठीक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में मत देने का जो अधिकार है निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार है? मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार या फिर वैधानिक अधिकार? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत में मतदान या मत देने का जो अधिकार है वह एक वैधानिक अधिकार है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, और इसकी अगर हम बात करें, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत यह प्रावधान किया गया था। यह अधिकार लोगों को दिया गया था। ठीक है, और पहले जो मत देने की आयु थी वह 21 वर्ष थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन द्वारा जो मत देने की उम्र सीमा है वह 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का जो प्रावधान संविधान में किया गया है किसमें? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 131 में। लेकिन अभी जो है इसे हटा दिया गया है। जो संविधान संशोधन 104 संविधान संशोधन हुआ था उसमें यह प्रावधान किया गया था कि जो आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्यों का मनोनयन होता है उसे समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए इसमें भी कहा गया है कि 104 संविधान संशोधन 2019 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों का जो मनोनयन होता है इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 104 संविधान संशोधन द्वारा। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा को प्रतिपादित किया गया था? गोपालन बनाम मद्रास राज, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज, केशवानंद भारती बनाम केरल, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? देखिए इसकी अगर हम बात करें, मूल संरचना, कहीं कहीं आपको मूल संरचना मिलेगा, कहीं मूल ढांचा मिलेगा, और यह सभी जो है एक ही है, इसका मतलब एक ही होता है। ठीक है, इसका जो प्रतिपादन किया गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में किया गया था 1973 में। यहीं पे मूल ढांचे की संकल्पना निकल करके आई थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। संसद में शून्यकाल का समय क्या होता है? संसद में शून्यकाल का जो समय है 12 बजे से 1 बजे के बीच होता है। यह भी क्वेश्चन रिपीटेड है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, और सेम क्वेश्चन यही था। ऑप्शन डी हो जाएगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी करता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाए जाने पर उसे स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी किया जाता है। ठीक है, बंदी को जो है मेरे सामने प्रत्यक्ष किया जाए, मतलब प्रस्तुत किया जाए, इसका जो सीधा सा मतलब होता है यही होता है। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए, सही आंसर का चयन कीजिए। राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए इसका पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत। देखिए पहला सही है, दूसरा गलत। जो आपके नगर पंचायत और ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, इसकी देख रेख, उसको कंडक्ट कराने की बाकी सारी जिम्मेदारी जो होती है वो राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य चुनाव आयोग की होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाया जाता है, और राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग का जो उल्लेख है 61 सब क्लॉज फर्स्ट में कहा गया है, राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग
राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन अर्थात इसके ऊपर जो महाभियोग लाने का आधार है केवल एक है संविधान का अतिक्रमण। संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाया जा सकता है। और महाभियोग लगाए जाने के बाद जो है 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना अनिवार्य होता है। और जिस सदन में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाया जा रहा है उसके 1/4 सदस्य उस प्रस्ताव से समर्थक होने चाहिए। ठीक है, उस प्रस्ताव के समर्थक होने चाहिए, तभी जो है उस सदन में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। और उसके बाद जो है उस सदन में, जिस भी सदन में लाया जाता है उस सदन में राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लाया गया है उस प्रस्ताव पर चर्चा होती है। और 2/3 बहुमत से अगर वो प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वो दूसरे सदन में जाता है, दूसरे सदन में भी चर्चा होगा। और अगर वह दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देता है तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लेकिन यह याद रखिएगा कि जिस भी सदन में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाने का प्रस्ताव लाया जा रहा है उसके 1/4 सदस्य उस प्रस्ताव के समर्थक होने चाहिए। ठीक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक के गढ़ में शामिल नहीं है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य या फिर राज्यों की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यों की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। इसका जो उल्लेख किया गया 1954 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में प्रावधान किया गया है। और इसमें जो शामिल होते हैं वो कौन कौन है? इसमें अगर हम बात करें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यह जो है इसमें शामिल होते हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 91वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था। इसमें प्रावधान किया गया था कि केंद्र में लोकसभा की कुल सदस्यों के 15% से अधिक जो है केंद्रीय मंत्रियों की संख्या नहीं होगी। और राज्य में देखिए क्या है कि केंद्र में केवल अधिकतम सीमा का निर्धारण किया गया, न्यूनतम सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है, जबकि राज्यों में न्यूनतम और अधिकतम सीमा दोनों का निर्धारण किया गया है। राज्य में यह प्रावधान किया गया है कि 15% से मंत्रियों की संख्या जो है 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए और 12% से कम नहीं होना चाहिए। यह राज्यों में प्रावधान है, लेकिन केंद्र में केवल अधिकतम सीमा का निर्धारण किया गया है। तो यह दोनों फैक्ट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही आंसर का चयन कीजिए। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकती। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है, मतलब सी जो है वो सही हो जाएगा, अर्थात पहला सही है दूसरा गलत है। ठीक, देखिए संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति कर सकती है, तो पहला जो है सही हो जाएगा, दूसरा गलत। नेक्स्ट देखिए, आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है। वर्तमान भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला सही है दूसरा गलत। देखिए आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है जिसमें समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। और सरकार सूक्ष्म आर्थिक विषयों के साथ साथ बृहद आर्थिक विषयों पर भी इस समय क्या है कि ध्यान केंद्रित कर रही है, तो पहला सही है दूसरा गलत। निम्न में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ठीक है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP जो है इसके द्वारा जो है किया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण संबंधी जो है संस्तुति करता है। और 1965 में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, किसके अध्यक्षता में? प्रोफेसर ML दातेवाला की अध्यक्षता में 1985 में इस एक वो किया गया था, क्या एक समिति का गठन किया गया था जिसने सुझाव दिया था इसकी स्थापना के लिए। ठीक है, तो सही आंसर जो है। और वर्तमान समय में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जो है 22 फसलों पे दिया जाता है, एक फसल पे FRP दिया जाता है और वो दिया जाता है गन्ना पे FRP। ठीक है, FRP गन्ना पे लागू होता है। निम्न में से किसके लिए उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित किया गया था? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों के लिए, बड़ी पूंजी वाले उद्योगों के लिए, महिला उद्यमियों के लिए या फिर कृषि प्रौद्योगिकी के प्रयोग करने वाले कृषकों के लिए। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों के लिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए 21 अगस्त 2010 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों के लिए
उद्यमी हेल्पलाइन का शुभारंभ किया था। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट देखिए, BSE ग्रीनएक्स में कितनी कंपनियों को शामिल किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए 25। इसमें जो है 25 कंपनियों को शामिल किया गया था। नगरीकरण के कारणों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कुछ से सही आंसर का चयन कीजिए। देखिए, ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास की ऊंची दर, शहरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या, औद्योगिकरण की ऊंची दर, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंची जीवन स्तर। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। ऊंचा जो जीवन स्तर होता है वो ग्रामीण क्षेत्रों का नहीं बल्कि शहरी क्षेत्रों का होता है। ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा गलत हो जाएगा। 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? 1944 में जो गांधीवादी योजना का प्रतिपादन किया गया था वह श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा किया गया था, श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा। ठीक, 1944 में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पायर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किससे मापने के लिए किया जाता है? सन स्पॉट, सौर रेडिएशन, हवा ताप, या फिर पौधे के ताप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सौर रेडिएशन को मापने के लिए पायर हीलियोमीटर का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, लकड़ी, या फिर जर्मेनियम। देखिए, जर्मेनियम जो है यह अर्धचालक की तरह कार्य करता है। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। मानव शरीर का तापमान, सामान्यतः जो तापमान है 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। इसके बराबर जो तापक्रम है किसके बराबर होता है? यह जो है 36.89 सेल्सियस के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक गिलास पानी पीने में कितनी कैलोरी मिलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0। देखिए, जल पीने से मानव शरीर में 0 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। जल से खनिज पदार्थों की प्राप्ति होती है, न कि ऊर्जा की। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आकाश का नीला रंग किस कारण से होता है? आकाश का जो नीला रंग है प्रकाश के प्रकिरण, प्रकाश के परिक्षेपण, व्यतिकरण, या फिर सूर्य द्वारा नीले प्रकाश के अन्य रंगों की तुलना में अधिक उत्सर्जन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। बॉक्साइट का अयस्क कौन है? लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, या फिर सोना। बॉक्साइट जो है यह एल्यूमिनियम का अयस्क है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी सही है। देखिए, अवतल दर्पण एक गोलाकार दर्पण है जिसके उभरे हुए तल पर पालिश की हुई होती है, और यह जो है अंदर का तल परावर्तक होता है। इसके द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के सामने बड़ा बनता है, और इसीलिए इस दर्पण का प्रयोग जो है चिकित्सकों द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो अवतल दर्पण है इसका प्रयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है, गाड़ियों की हेडलाइट, सर्च लाइट, सोलर कुकर जो है इसमें जो है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अवतल। नेक्स्ट देखिए, निकट दृष्टि दोष अर्थात मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है, नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, दूर स्थित वस्तु को, नज़दीक एवं दूर स्थित दोनों स्पष्ट देख सकता है, न तो नज़दीक न तो दूर। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर जो है उसे नहीं देख सकता है। यह अपोजिट होता है, जैसे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। इसे अगर हम देखें तो इसका आंसर इसी में छुपा हुआ है। अगर आपको इसके बारे में ना पता हो तो भी इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे निकट दृष्टि दोष, निकट की दृष्टि दूर का दोष, दूर दृष्टि दोष, दूर की दृष्टि निकट का दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में निकट की दृष्टि होती है, दूर का दोष होता है। अर्थात निकट की वस्तु हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, दूर की वस्तु को नहीं देख सकते हैं। और दूर दृष्टि दोष में दूर की दृष्टि अर्थात दूर की वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और निकट की वस्तु को नहीं देख सकते। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। सिगरेट के धुएं के मुख्य प्रदूषक कौन होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड व निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन, या फिर डाइऑक्सीजन, या फिर बेंजीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे अधिक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन डी सही है। कांसा मिश्रित है किसका? कांसा जो है किसके मिश्रण द्वारा इसका निर्माण किया गया? तांबा एवं टीन, तांबा एवं टीन के मिश्रण से जो है कांसे का निर्माण किया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्राजील ने।
निम्न में से कौन सा तना है? सलजम, अदरक, गाजर या फिर शकरकंद? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अदरक जो है यह एक तना है। ऑप्शन बी हो जाएगा। कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? कुनैन की अगर हम बात करें तो यह जो है छाल से प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। लौंग तने की गांठ से प्राप्त होता है, जड़ की गांठ से प्राप्त होता है, पत्तियों से या फिर सूखे फूल से? लौंग अगर हम बात करें, लौंग जो है सूखे फूल से प्राप्त होता है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, ईस्ट्रोजन या फिर साइटोकाइनिन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साइटोकाइनिन जो है ये एक पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन देखिए, साइटोकाइनिन क्षारीय प्रकृति का पादप हार्मोन है। काइटिन एक संश्लेषित साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन का जो संश्लेषण है पादप जड़ों में अग्र सिरों पर होता है, जहाँ पर कोशिका का विभाजन होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है किसके लिए? जाइलम की अगर हम बात करें या जल के वहन के लिए, देखिए इसे जाइलम जल, जाइलम जो है जल का परिवहन करता है, फ्लोएम फूड अर्थात भोजन का परिवहन करता है। जाइलम का हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली वेलों में विशालतम है? फिनबैक, ब्लू वेल, स्पॉम वेल या फिर सम्प बैक वेल? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पॉम वेल। ठीक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए, स्पॉम वेल दांत वाली वेलों में विशालतम है। वयस्क नर की औसत लंबाई 16 मीटर होती है और यह एक संकटग्रस्त प्रजाति, इंडेंजर्ड प्रजाति है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है तो उसका आशय होता है कि उसे पक्षाघात हो गया है। किसका? उसे पक्षाघात हो गया दोनों हाथों में दोनों पैरों का। ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, टेट्राप्लेजिया नामक पक्षाघात का शिकार होने पर मानव के दोनों हाथों व पैरों में संवेदन व कार्य क्षमता समाप्त हो जाती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? वरांधता, रतौंधी, रक्तहीनता या फिर तपेदिक? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रक्तहीनता। ऑप्शन सी इसका सही है, ऑप्शन सी। मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है? कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, सोडियम एसीटेट या फिर सोडियम बेंजोएट? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम ऑक्जेलेट। ऑप्शन बी सही है। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र पे फैलता है तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे पैंडेमिक कहा जाता है। ठीक है, जैसे अभी कोरोना जब फैला था तब यह पैंडेमिक बहुत ज़्यादा चर्चा में था। ठीक है, उसके पहले ही ये क्वेश्चन देखिए पूछ लिया गया था। इसे पैंडेमिक कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? चेचक, मलेरिया, हैजा या फिर तपेदिक? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हैजा। अर्थात कलरा जो है यह जल मतलब प्रदूषित जल या दूषित जल पीने से होने वाला रोग है। ऑप्शन सी हो जाएगा। और विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु जो है इसका वाहक होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है तो इसे उल्लेखित किया जाता है किसमें? इसे जो है इसका तात्पर्य है कि मरकरी से। ठीक है, Hg का तात्पर्य जो होता है जो 140 mmHg जो लिखा जाता है, ठीक है, जो Hg होता है इसका तात्पर्य मरकरी होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। मानव शरीर का तापक्रम जाड़ों में घट जाता है, गर्मियों में बढ़ जाता है? न ही जाड़ों में घटता है और न गर्मियों में बढ़ता है, और जाड़ों में बढ़ जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानव शरीर का जो तापमान है वह नियत रहता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? प्लाज्मिड का, प्लास्टिड का, माइटोकॉन्ड्रिया का या फिर राइबोसोम का? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? यह अजैविक एवं जैविक दोनों संघटकों से युक्त है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। यह एक बंद तंत्र होता है। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह बंद नहीं बल्कि क्या है, खुला तंत्र होता है। पारिस्थितिक तंत्र जो है एक खुला तंत्र है, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। निम्न में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? थर्मोक्लाइन, हेलोक्लाइन, पाइक्नोक्लाइन या फिर केमोक्लाइन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेलोक्लाइन। ऑप्शन बी सही है, हेलोक्लाइन। निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त होता है? आइस कोर से, जीवाश्मित पराग से, वृक्ष वलय से या फिर इवेपोराइट निक्षेप से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आइस कोर से। देखिए, आइस कोर के पिघलने से जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त होता है। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध
जैविक विविध हॉट स्पॉट के रूप में पहचाना गया है? सुंदरबन, पश्चिमी घाट, मानस या फिर चेरापूंजी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। और भारत में जो आपके हॉट स्पॉटों की संख्या है वो कितनी है? भारत में हॉट स्पॉटों की संख्या जो है वो 4 है। और इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो है एक पश्चिमी घाट हो गया, हिमालय वाला क्षेत्र हो गया, अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है, और इंडो बर्मा वाला और सुंडा लैंड वाला क्षेत्र हो गया। जब सभी चारों जो हैं वह भारत के हॉट स्पॉट हैं। और जैव विविधता शब्द का जो पहली बार प्रयोग किया गया था वह वॉल्टर जी रोजेन द्वारा किया गया था 1985 में, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता, मध्य व्यवधान, पारिस्थितिक तंत्र की आयु या फिर पोषण स्तर की कमी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र की आयु, मध्य व्यवधान और पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता, ये सभी कारक जो है पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी हैं, ठीक। लेकिन पोषण स्तरों में कमी यह जो है इसकी वृद्धि के लिए नहीं, बल्कि यह जो है इसकी कमी को इंडिकेट करता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन प्रवाल विरंजन में सबसे अधिक योगदान देता है? प्रवाल शैवालों का खनन, प्रवाल रोगों का फैलना, सागरी जल में अवसादों का जमाव या फिर वैश्विक ऊष्मा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, वैश्विक ऊष्मा। ऑप्शन डी सही है। निम्न में से किस आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था? यह इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन जो है अभी बहुत से एग्जामों में रिपीट हुआ है, ठीक है। धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है यह पहली बार किस आर्थिक सर्वेक्षण में जोड़ा गया था, आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2011-12 के आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार जो धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसे जोड़ा गया था, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय होता है। या फिर परिणामी बढ़ते पोषण स्तर के साथ प्रजाति सुलभ ऊर्जा का उपभोग करने में कम दक्ष होते हैं। देखिए, इसमें पूछा क्या है कि कौन सा कथन सही है? जैवमंडल पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह है वह एक दिशीय होता है। हमेशा ऊर्जा जो है एक दिशा में ही ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो पहला जो है वो सही हो जाएगा, अन्य विकल्प आपके गलत है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार उद्योग आधारित संरचना, ऊर्जा उत्पादन आदि के विकास पर ध्यान लगा रही है। भारी निवेश आर्थिक विकास को सुलभ करता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही, आर एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से है आपके समसामयिक अर्थात करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, तो इससे हम लोग छोड़ते हैं, बाकी आगे देखते हैं। देखिए, भारत में गिद्धों की कमी का जो अत्यधिक प्रमुख कारण है, सबसे प्रमुख कारण है वो क्या है? विषाणु संक्रमण, जीवाणु संक्रमण, जानवरों को दर्द निवारक देने वाली दवा, या फिर जानवरों को ईस्ट्रोजन इंजेक्शन देना? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जानवरों को दर्द निवारक डिक्लोफेनिकोल जो दिया जाता था, यह इनकी कमी का सबसे बड़ा कारण है। देखिए, भारत में गिद्धों की प्रजातियां 9 प्रजातियां पाई जाती थी, जिसमें बहुत सी प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई हैं, जिसका एक प्रमुख कारण जो है जानवरों को दर्द निवारक जो दवाइयाँ दी जाती थी उसकी वजह है, ठीक है, जिसका नाम था डाइक्लोफेनॉक, ठीक है। इसके कारण जो है उनके पशुओं की इन्हें जो दिया जाता था, इससे गिद्ध खाते थे, उनके गुर्दे जो है बंद हो जाते थे और वह मर जाते थे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल या फिर ऑस्ट्रिया? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया को मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में हुआ था। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997, कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आपको बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यही आपका गलत है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ और ओजोन छिद्र से उत्पन्न समय सीमा जो है 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो है ओजोन क्षरण को कम करने से संबंधित जो है एक घोषणा की गई थी, अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया था। और इसी सम्मेलन में तय किया गया था कि 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कब तय किया गया था? 1987 में, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल घोषणा पत्र किया गया था कनाडा में।
ठीक है। और क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में तय किया गया था कार्बन को कम करने के लिए, ठीक। कार्बन व्यापार जो है इससे संबंधित था क्योटो प्रोटोकॉल, न कि मॉन्ट्रियल। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूटान का। भूटान का। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। इसकी अगर हम बात करें स्वर्णिम त्रिकोण, स्वर्णिम त्रिकोण के अंतर्गत कौन आता है? यह जो है दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम उत्पादक क्षेत्र को कहा जाता है। बरमूडा ट्रायंगल यह कहाँ पे है? बरमूडा ट्रायंगल जो अटलांटिक महासागर में है। सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा, सुदूर पूर्व चावल का कटोरा कहा जाता है म्यांमार को। और रेड बेसिन जो है यह कहा जाता है चाइना को। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा 2 4 1 3, ठीक है। देखिए, स्वर्णिम त्रिकोण जो दक्षिण पूर्व एशिया में अफीम उत्पादक देश है उन्हें कहा जाता है। बरमूडा उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा म्यांमार को कहा जाता है। और रेड बेसिन चाइना। निम्नलिखित देशों को नामों में से किसके नाम का मतलब लगभग होता है 40 कबीलों का देश? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान के ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ जनजाति दी गए हैं और राज्य दिया गया है। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। बात करेगा टोडा जनजाति। टोडा जनजाति जो है तमिलनाडु में पाई जाती है। लेप्चा की बात करें, लेप्चा जनजाति पाई जाती है सिक्किम में। बिरहोर जनजाति झारखंड। गारो जनजाति मेघालय। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 1 4 2, 3 1 4 2। देखिए 3 1 4 2। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वस्त नगर अर्थात घोस्ट टाउन नहीं है? कुलधारा, धनुषकोडी, लखपत या फिर चरखारी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चरखारी। देखिए, इसमें अगर हम बात करें घोस्ट टाउन, इसमें धनुषकोडी तमिलनाडु, कुलधारा राजस्थान और लखपत गुजरात, ये सभी जो है घोस्ट टाउन या ध्वस्त नगर हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से कौन अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है? तेल कंपनियां जो हैं भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करती हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम, और किसका संयुक्त उपक्रम है? एनटीपीसी का। एनटीपीसी का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कांडला बंदरगाह जो है निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है। और कहाँ पे है? गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 19 नवंबर निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस। निम्न राज्यों में से किसमें 4000 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई गई थी उस समय? राजस्थान में। ऑप्शन बी हो जाएगा। नालंदा परियोजना किस मंत्रालय की परियोजना है? नालंदा परियोजना जो है यह है मानव संसाधन विकास मंत्रालय की परियोजना है। नालंदा परियोजना यह अल्पसंख्यक मंत्रालय की, एक सेकंड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय नहीं, अल्पसंख्यक मंत्रालय की, ठीक है, अल्पसंख्यक मंत्रालय की परियोजना है जिसके अंतर्गत प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अनुरूप उच्च शिक्षण विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाएगा। ठीक है, देखिए अभी जो इनोवेशन किया गया है नालंदा विश्वविद्यालय को बना करके, इसका जो एक खाका जो बहुत पहले ही तैयार हो चुका था। ठीक है, और यह जो है नालंदा परियोजना की शुरुआत की गई थी नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, और यह अल्पसंख्यक मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत था। निम्नलिखित में से किसने वर्चुअल क्लस्टर्स वेब पोर्टल प्रारंभ किया था? यह पोर्टल जो है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, WTO यह सामान्य व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंधों के उपयोग को निश्चित करता है। IMF यह भुगतान संतुलन में असंतुलन को ठीक करने के लिए ऋण प्रदान करता था, वित्त प्रदान करता है। सार्क की बात करें, यह दक्षिण एशियाई देशों का एक समूह संगठन है। आइडिया की बात करें, यह नम्य ऋणों को स्वीकृति देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, यह जो है आपका करंट का क्वेश्चन है तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आज वो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चंस मिले होंगे जो आप लोगों के लिए नए रहे होंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है जब रिपीट होते हैं, जब आते हैं, तो यही होता है कि यार ये क्वेश्चंस कहाँ से पूछ लिया। तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से सॉल्व करिए। जहाँ कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। और प्रैक्टिस सेट्स भी जल्दी से ही शुरू किया जाएगा। जैसे ही मार्केट में आ जाता है, जो भी अच्छे पब्लिकेशंस के प्रैक्टिस सेट्स हैं उन सारे प्रैक्टिस सेट्स को कंप्लीट कराया जाएगा, चाहे UPPCS के लिए, चाहे RO के लिए। ठीक है, तो आप बस मेरे साथ बने रहिए, अच्छे से तैयारी करिए पूरी मेहनत के साथ, और अपना एक टारगेट जो है वो फिक्स करिए। ठीक है, और
एक जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी करने के लिए जो है ये जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उनको जरूर सॉल्व किया करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।